आइए हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो अव्यूहों के प्रकार। ठीक है, वैसे तो मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हें हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ वन रो हो। ठीक है, यानी वन रो वाले मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो इसमें कितने रो हैं, एक रो है ना, एक रो है और कॉलम की संख्या 3 है। तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। और यदि हम लोग बात करें इसकी, तो इसमें रो की संख्या कितनी है, एक है, तो एक रो वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग पंक्ति अव्यूह बोल सकते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, दूसरा मैट्रिक्स का प्रकार हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे भाई, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, वन कॉलम हो। ठीक है ना, वन कॉलम। ठीक है ना, या एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है इस प्रकार से 1 2 3, तो इसमें रो की संख्या 1 2 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम तो एक ही है ना, तो एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, हिंदी में कहें तो आयताकार अव्यूह। ठीक है, तो कहा जाएगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज एंड N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पे एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 और 2, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ रो को हम लोग किससे दिखाते हैं, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो यहाँ पे क्या है, m जो है ये इक्वल नहीं है n के, नहीं है ना, m का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 3, दोनों का वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं, मतलब कि m जो है n के बराबर नहीं है। तो जब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कीजिए, इसको मैं मिटाता हूं। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कहा जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होता है ना, वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल में, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6 x y z। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, रो की संख्या 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या भी 3 है। तो यहाँ पे जो है हमारा m और n, ये m है नंबर ऑफ रोज और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या और कॉलम की संख्या जब इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और लेके दिखा देता हूँ।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है बी एक मैट्रिक्स इस प्रकार से 1 2 3 4, तो इसमें रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या भी कितनी है 2, तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा सा, मान लीजिए कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, इसका नाम सी रखता हूँ, और यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 या कुछ भी आप रख सकते हैं, एक्स वाई जेड रखिए, पी क्यू आर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें रो की संख्या कितनी है 3 है और कॉलम की संख्या भी कितनी है 3 है। तो आप इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि C इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आप लिखेंगे ऐसे ही, अगर इस मैट्रिक्स में 3 रो हो और 3 कॉलम हो तो आप 3x3 ही लिखेंगे, लेकिन आपको जब लैंग्वेज में बताना हो तो आप कहेंगे कि C इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आप कह सकते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर 3x3 भी कहेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आप इतना भी कह सकते हैं कि C इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, नोट कीजिए। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ केस देखेंगे। ठीक है, हम आपको, मैं केस 1 आपको दिखा रहा हूं, ए नाम दे रहा हूं, ये डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो कहेंगे विकर्ण अवयव। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पे लेता हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारे डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, डायगोनल एलिमेंट ही हो, तो उसको हम लोग, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये भी हमारा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में कहा जाता है ठीक है, एक तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग किसे कहेंगे, तो आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम AIJ द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है कि जो I होता है ना वो J के बराबर होता है। ठीक है, और आप इनके सभी, अगर ये जो भी एलिमेंट हैं, इनके अगर IJ के रूप में आप इन्हें देखेंगे तो इनका I जो होगा वो J के बराबर हो जाएगा, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगी इन सभी एलिमेंटों में। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें, तो दूसरा हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे भाई, देखिए थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा कि डायगोनल एलिमेंट में ना, यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, तो वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे एक अलग मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लो x है 0 है 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे y, यहाँ पे फिर मैं 0 रख रहा हूँ, 0 0, और यहाँ पे मैं z रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि ये डायगोनल एलिमेंट ही दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो आपके क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है, अब हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स ही लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अलग काम करूंगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, ये भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या यूं कहें तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है
जिसके सभी जो होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट वो सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से अगले पॉइंट की बात करें तो तीसरा हो जाएगा हमारा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हिंदी में इसको कहें तो कह सकते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डायगोनल एलिमेंट जो हो ना, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक हो। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट एक होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए इसको। बात करते हैं अगले पॉइंट की, पांचवा होगा हमारा नल मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, हिंदी में इसको कहेंगे शून्य अवयव। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो सकता है इस प्रकार से 0 0 0 0 0 0, या ऐसे भी हो सकता है 0। ठीक है, आप कह सकते हैं इट कुड बी इन इट कुड बी ऑफ एनी ऑर्डर। ये जीरो मैट्रिक्स जो होते हैं ना, ये किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनका ऑर्डर क्या लिया है, इनका ऑर्डर 3/3 है, इनका ऑर्डर 2/3 है, और इनका ऑर्डर 1/1 है। तो ये जो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होते हैं, ये किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। ठीक है ना, नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, इसे हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, कहा जाएगा टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल। ठीक है ना, ठीक है, या कह सकते हैं टू मैट्रिक्सेस आर said to be equal if, कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जा सकता है, कहा जाता है कब, तो पहली बात कि देयर ऑर्डर आर सेम। ठीक है, एंड सेकेंड देयर corresponding elements are equal। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है, तो पहला कंडीशन है कि उनके ऑर्डर जो हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात कि उनके
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हें भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स एक अन्य मैट्रिक्स यहाँ पे हम लेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के तभी इक्वल होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब क्या हो, इनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो ऑर्डर अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2 है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2x2 का ही। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 4। इसका ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहा जाएगा, इसका ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहा जाएगा। उसी प्रकार से इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। ठीक है ना, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कहे जाते हैं, बराबर होते हैं कब, जब क्या हो, उनके ऑर्डर जो हो वो इक्वल हो, और दूसरी बात कब, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया रहेगा हमारे पास मान लीजिए जैसे 5x 4 3 और कहा जाएगा कि ये जो है मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया हो y और यहाँ पे दिया गया हो 2 और यहाँ पे दिया गया हो z और यहाँ पे दिया गया हो 5, इस प्रकार 3। ठीक है, और हमसे कह दिया जाए कि x y और z का वैल्यू ज्ञात करें, फाइंड करें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तब आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा भाई ये तो इक्वल कहे गए हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनके क्या है भाई, ऑर्डर भी सेम है ही। मतलब जब इनके ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके हम उल्टा सोचेंगे भाई। ये कहा गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं कब, तो उनके जब ऑर्डर सेम हो और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब बराबर हो, तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहे जाते हैं। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कि मैट्रिक्स जो है इक्वल है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जब इक्वल है तो इनका क्या होगा, ऑर्डर भी हम देख ही रहे हैं कि ऑर्डर भी क्या है, सेम है। ठीक, तो जब ऑर्डर भी सेम है, मैट्रिक्स भी इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि x का वैल्यू कितना है, 2 है। फिर हम लोग y को देखेंगे, y के जगह पे y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 5 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। दिखाई दे रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग z को देखें तो z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है भाई, 4 है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों, आप ठीक से इन सभी बातें को समझ गए हों, तो मुझे लगता है कि आपसे एनसीईआरटी का 12th एनसीईआरटी मैथ मैट्रिक्स का जो प्रश्नावली है 3.1 वो आपसे पूरा बन जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।